नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर में। आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं क्या आपके तटीय मैदान जो हैं उसके बारे में समझेंगे और आपके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो उपस्थित प्रमुख आपके द्वीप समूह हैं उनके बारे में आज देखने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारत के तटीय क्षेत्र, तो भारत का तटीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखेंगे भारत का तटीय क्षेत्र प्रायद्वीप पठार के पूर्व और पश्चिम में अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक जो संकीर्ण मैदान है वो क्या कहलाएगा आपका, तो तटीय क्षेत्र कहलाएगा। लंबाई की बात करेंगे तो 7773.48 आपका किलोमीटर की क्या है ये लंबाई है। निर्माण की बात करेंगे तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, आपका निमज्जन प्रक्रिया से हुआ है। यानी कि देखेंगे कि आपके समुद्र के किनारे जो पानी का लहर है उसकी वजह से देखेंगे रेतीले भाग का निर्माण, और आपके जो घाट है पश्चिमी घाट और देखें पूर्वी घाट के से देखें बारिश की वजह से है ना, आपकी मिट्टी के कण बहने की वजह से देखेंगे तो निमज्जन से सागरीय व नदियों के निक्षेपण से आपका निर्माण इसका हुआ है। ठीक, उपभाग की बात करेंगे तो पश्चिमी तट मैदान और पूर्वी तट मैदान दो भाग। क्लियर है। तो देखेंगे ये वाला आपका जो हिस्सा है, सभी ध्यान दीजिएगा कि ये हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, ये हिस्सा हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये आपका पश्चिमी तट है और ये वाला हिस्सा हम लोग देख रहे हैं क्या आपका पूर्वी तट है। क्लियर है ना। अब समझते हैं कि जो वर्गीकरण देखेंगे तो जो पश्चिमी तट है और देखेंगे आपका पूर्वी तट है, कितने भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ है। तो देखेंगे कि आपके पश्चिमी तट है वो 3 भाग में बटा है, कोंकण तट, कन्नड़ तट और आपका देखेंगे केरल तट, है ना। ये गुजरात वाला भी एरिया आपका क्या आ जाता है भाई, कोंकण तट में आ जाता है। क्लियर है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग पढ़ेंगे लोगों को। तो देखेंगे 3 भाग में बटा हुआ है और देखेंगे, लेकिन हमको पढ़ना है क्या, गुजरात वाला तट जिसको बोलते हैं क्या कच्छ कर्ण, कोंकण तट, कन्नड़ तट और देखेंगे केरल और मालाबार का तट देखेंगे। वही बात करेंगे क्या पूर्वी में, तो पूर्वी तटीय मैदान में देखेंगे भाई उत्कल, यानी कि जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे उत्कल। ये देखेंगे आंध्रा वाला जो तट देखेंगे और ये देखेंगे क्या आपका कोरोमंडल तट। तो 3 भाग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से इसका विभाजन हम लोग ने किया है। अब समझते हैं कि भारत के पश्चिमी जो मैदान है, ठीक है, तो स्थान देखेंगे वे पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का स्थित है। क्लियर। विस्तार की बात करें तो उत्तर में कच्छ के रण से, ठीक है, विस्तार की बात करेंगे तो उत्तर में कच्छ के रण से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो ये देखेंगे आपका उत्तर में ये कच्छ का रण है और यहां से लेकर ये हो जाएगा आपका क्या कन्याकुमारी। ठीक है, ये हो जाएगा कहां आपका कन्याकुमारी, मालाबार कन्याकुमारी देखेंगे आपका तमिलनाडु। तो ये देखेंगे कच्छ के रण से, सभी लोग ध्यान दीजिए भाई कि कच्छ के रण से लेकर कहां तक जाएंगे, माला आपका देखिए मालाबार तट लास्ट और देखें कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। क्लियर है। स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। इस तरीके की स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आती है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है कि आपके पश्चिमी तट या पूर्वी तट के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट से कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट वाइज आपके क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को पता होगा और उसको हमको ध्यान देना है। वही बात करेंगे, देखेंगे कवर किए गए राज्य कौन कौन से राज्य आते हैं। तो आपके पश्चिमी तट में देखेंगे कि ये मैदान गुजरात राज्य से शुरू होकर और देखेंगे कहाँ भाई, तो गुजरात है। क्लियर है, गुजरात है आपका हो जाएगा क्या गुजरात, और गुजरात से शुरू होकर देखेंगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल यहां तक फैला हुआ है ना। तो पश्चिमी तट का जो मैदान है कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो इस तरीके से देख लेंगे भाई कि 1 2 3 4 5। तो देखेंगे आपके कितने राज्यों में, तो 5 राज्यों में आपका फैला हुआ है। ठीक है, गुजरात से शुरू होंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और आपका देखेंगे कर्नाटक और आपका केरल, ये 5 राज्य आपके हैं। क्लियर। देखेंगे कि चौड़ाई की बात करेंगे तो ये आपका चौड़ा कितना है, तो 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर चौड़ाई है, इसका चौड़ा है। तो देखेंगे चौड़ाई भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूर्वी तट का मैदान और पश्चिमी तट का मैदान की तुलना में देखेंगे कौन ज्यादा चौड़ा है या कौन सकरा है। ठीक है, तो इसलिए हमको याद रखना पड़ेगा कितना लगभग चौड़ा है ना, और तुलना भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम लोगों ने एक टेबल बना के रखा है जिसमें देखेंगे पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बीच में हम लोगों ने तुलना करके रखा है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या प्रकृति, तो प्रकृति क्या है, तो जलमग्न तटीय आपका रेखा तट रेखा का एक उदाहरण है। इस प्रकार
देखेंगे बंदरगाहों के विकास के लिए देखेंगे प्राकृतिक परिस्थिति प्रदान करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखेंगे बंदरगाह निर्माण के लिए प्रकृति प्रदान करती है कौन? पश्चिमी तट, जबकि पूर्वी तट नहीं करती। जबकि आपका जो पूर्वी तट है वो बंदरगाह के निर्माण के लिए भाई आपका अनुकूल परिस्थितियां प्रदान नहीं करती है। तो याद रखेंगे कि जलमग्न तटीय क्षेत्र है, देखेंगे इस प्रकार बंदरगाह विकास के लिए देखेंगे आपका प्राकृतिक परिस्थिति को प्रदान करती है, याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एक एक भाग को हम लोग समझते जाते हैं कि सबसे पहले आप ऊपर का देखेंगे कच्छकरण, यानी ये वाला जो भाग है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये जो भाग है कच्छकरण, है ना, ये जो भाग हम लोग देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा हम लोग देख रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, कच्छकरण। ठीक है, कच्छकिरण को भी देखेंगे हम लोग अलग अलग भाग में बांट कर रखे हैं, अलग अलग भाग में हम लोग बांट कर रखे हुए हैं। क्लियर है? कच्छकरण तो देखेंगे ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे क्या? ये हिस्सा हम लोग देख रहे हैं क्या है, डायग्राम में आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या? ग्रेट, आपको देखेंगे द ग्रेट रन, कच्छकरण देखेंगे ऊपर वाला द ग्रेट रन। यह कच्छ के उत्तर वाले भाग पर फैला हुआ नमक से लथपथ आपका क्या है? मैदान है, उत्तरी भाग में पड़ेगा, है ना। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा भाई कि जो आपके द ग्रेट रन रहेगा वो कच्छकरण का उत्तरी वाला भाग है ना। पूरी तरीके से क्या है? समतल है, पूरी तरीके से क्या है? ये वाला हिस्सा वो समतल है और समुद्र तल से केवल कुछ ही मीटर क्या है? ऊंचा है। वर्षा ऋतु में ये वाला जो हिस्सा है, वर्षा ऋतु में ये वाला जो हिस्सा है बनास नदी और लूनी नदी के पानी से भर जाता है। बनास नदी और लूनी नदी के पानी से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। लूनी नदी के बारे में आप लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि लूनी नदी जो है वो कच्छकरण में आकर लुप्त हो जाती है। कहाँ नहीं जा पाती पूरी तरीके से? तो आपके अरब सागर की खाड़ी में नहीं पहुंचती है। तो कहाँ भाई? तो इसी कच्छकरण में जाकर लुप्त हो जाती है। और देखेंगे जब वर्षा ऋतु आएगा तो इसी लूनी नदी का पानी जो है वो आपके कच्छकरण को पूरी तरीके से भर देगा, खासकर आपके उत्तरी जो कच्छकरण है। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे आपका छोटा रण यानी कि द लिटिल रण की बात कर रहे हैं। यह कच्छकिरण का क्या है? दक्षिण विस्तार है, दक्षिणी भाग है और कच्छ के दक्षिण पूर्व में यह तट पर यह आपका क्या है? स्थित है। ठीक है, तो दक्षिणी वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? आपका छोटा रण कहलाता है। तो ये कच्छकरण, यहां पर देखेंगे कच्छकरण का ये उत्तरी और ये आपका क्या है? दक्षिणी विस्तार, लिटिल वाला। ठीक है, दक्षिणी विस्तार। ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा नीचे वाला वो क्या कहलाएगा? काठियावाड़। क्या कहलाएगा आपका? काठियावाड़ प्रायद्वीप आपका कहलाता है। ठीक है, स्थान देखेंगे यह कच्छ प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कच्छकिरण के देखेंगे क्या है? दक्षिण में स्थित है। तो याद रखिएगा कभी कभी स्टेटमेंट में आपका पूछ लिया जाता है कि इसका विस्तार कहां से कहां तक देखने के लिए मिलेगा। तो देखेंगे भाई कच्छकिरण के कहा? दक्षिण में, यानी कि गिरनार हिल के पास में, है ना, गिरनार हिल के देखेंगे पास में। तो काठियावाड़ वाले क्षेत्र में देखेंगे आपका गिरनार वाला क्षेत्र आपका पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि यह पूर्व दिशा में छोटे रण, तो पूर्व दिशा में देखेंगे छोटे रण, पूर्व दिशा में देखेंगे छोटे रण और उत्तर पूर्व दिशा में देखेंगे नल बेसिन से घिरा हुआ है। याद रखना पड़ेगा ये वाला स्टेटमेंट विस्तार में। प्रमुख पहाड़ी देखेंगे, इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख पहाड़ियां पाई जाती हैं, कुछ प्रमुख पहाड़ियां आपकी पाई जाती हैं। मांडव पहाड़ी देखेंगे, जैसे कि कौन सा हो जाएगा? मांडव पहाड़ियां हैं। ठीक है, और देखेंगे मांडव पहाड़ी से देखेंगे कई छोटी छोटी नदियां आपकी निकलती है। दूसरा देखेंगे क्या हो जाएगा आपका? तो नाम याद रखना बस पड़ेगा, मांडव पहाड़ी। दूसरा देखेंगे क्या? गिरनार पहाड़ी। लगभग देखेंगे 1117 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ गिरनार पहाड़ी इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, तो गिरनार पहाड़ी क्षेत्र में पड़ेगा। और देखेंगे इसी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं क्या? गिर राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देखते हैं जो एशियाई शेर के लिए क्या है? बहुत ही फेमस है। क्लियर है? गिर श्रेणी यह काठियावाड़ प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भाग स्थित है ना। देखेंगे यह श्रृंखला आपके गिर शेर के लिए यानी कि एशियाई शेर के लिए क्या है? आपका फेमस है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखेंगे आपके गिरनार पहाड़ी, जो गिरनार पहाड़ी है वो देखेंगे किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो काठियावाड़ आपके क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोकण मैदान, वो भी आपका कोकण मैदान का हिस्सा था। ये देखिए क्या है? कोकण मैदान है। विस्तार की बात करेंगे तो कोकण मैदान का जो विस्तार है कहां से भाई? दमन से लेकर गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। तो विस्तार याद रखना पड़ेगा कि कोकण मैदान का जो विस्तार है वो देखेंगे दमन से लेकर कहां तक? गोवा तक।
दमन से लेकर कहां तक, गोवा तक। चौड़ाई देखेंगे तो 50 से 80 किलोमीटर। अब पूरा हम लोगों ने पश्चिमी तट का चौड़ाई देख लिया है, सभी तटों का चौड़ाई अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, केवल मेंशन हमको करना है, यानी केवल हमको ध्यान रखना है का कि पूरा का पूरा जो पश्चिमी तट है उसकी चौड़ाई को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हमको पूर्वी तट के से क्या करना है, उसका तुलना करना है। स्थलाकृति की बात करें तो अरब सागर में चट्टाने, शोल चट्टाने और द्वीप, आपका द्वीप सहित समुद्री कटाव की कुछ विशेषता है, यानी कि समुद्री आपका इस तरीके से उबड़ खाबड़ यानी कटाव वाला क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। इस मैदान में स्थित क्या है, मुंबई। इस मैदान में क्या है स्थित, मुंबई। शुरू में एक द्वीप था जिसे मुख्य भूमि से जोड़ने पर पुनः प्राप्त किया गया था। ठीक है, कोकण तट देखेंगे छोटे खाड़ियों और समुद्र का तट है, तो याद रखना पड़ेगा इसी तट में कौन क्या उपस्थित है भाई, आपका मुंबई। इसी तट में आपका क्या उपस्थित है, तो मुंबई है। याद रखना पड़ेगा कि कोकण तट में क्या पड़ेगा, मुंबई पड़ेगा। क्लियर, अब समझते हैं आगे कर्नाटक तट। कर्नाटक तट यानी कर्नाटक तटीय मैदान। ठीक है, तो देखेंगे कोकण तट के दक्षिण, कोकण तट का देखेंगे आपका दक्षिण, या बोल दिया जाए कि कोकण तट और देखेंगे आपका मालाबार तट, इन दोनों के बीच का जो स्थान है यानी जो कर्नाटक वाला क्षेत्र पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, आपका कर्नाटक तटीय मैदान कहलाता है। ठीक है, ये देखेंगे कि गोवा से लेकर मंगलोर तक, तो याद रखना पड़ेगा इसका विस्तार कहां से कहां है, तो गोवा से लेकर मंगलोर तक। हम लोगों ने जो यहाँ पर कोकण तक जो देखे हैं, कोकण तट देखे हैं, ठीक है, उसका विस्तार कहां से कहां तक था, तो दमन से लेकर गोवा तक, दमन से लेकर गोवा तक, तो दमन से लेकर गोवा तक। और देखेंगे आपका जो आपके कर्नाटक तट है इसका जो विस्तार है जिसको कन्नड़ तट कहा जाता है, तो गोवा से लेकर कहां तक जाएंगे, मैंगलोर तक मेरे जाएंगे मेरे भाई, मैंगलोर तक। क्लियर है, चौड़ाई देखेंगे संकीर्ण मैदान है, एक संकीर्ण मैदान है जिसमें देखेंगे औसत जो चौड़ाई है 30 से 50, तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना पड़ेगा कि ये संकीर्ण है थोड़ा सा बाकी तटों से। आपको देखेंगे यहाँ भी आपके पश्चिम तट में भी देखेंगे क्या है, ये संकीर्ण वाला आपका हिस्सा है। तो ये है आपका क्या, कर्नाटक का तट। केरल का तट की बात करें यानी कि केरल का मैदान, द केरल आपका देखेंगे तो इसको बोलेंगे क्या, मालाबार तट। किस नाम से जानते हैं, तो मालाबार तट या मालाबार मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखेंगे मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, तो विस्तार की बात करेंगे तो मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये आपका क्या है, मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, चौड़ाई मैदान या देखेंगे यह मैदान कर्नाटक के मैदान से बहुत चौड़ा है, ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, देखेंगे चौड़ा है। ठीक है, तो चौड़ा है ये वाला हिस्सा, ये आपका देखेंगे चौड़ा है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, बस इतना ध्यान में रखेंगे कि भाई आपका जो ये तटीय क्षेत्र है, ये आपका तटीय क्षेत्र है, तो आपका ये हो जाएगा क्या, कोकण तट, कन्नड़ तट और आपका हो जाएगा क्या, मालाबार तट। कोकण तट, कन्नड़ तट और आपका देख लेंगे क्या, मालाबार तट, 3 भाग में आपका बटा हुआ है। कौन सा आपका, तो पूर्वी आपका तटीय जो मैदान, पश्चिमी आपका जो तटीय मैदान है वो वाला क्षेत्र। क्लियर है, अब बात करते हैं क्या, अब बात कर रहे हैं हम लोग पूर्वी तट की बात कर रहे हैं। तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो भारत का पूर्वी तटीय का मैदान तो देखेंगे पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में क्या है, स्थित है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, असतत रेखा पूर्वी देखेंगे घाट की असतत रेखा है। ठीक है, तो असतत रेखा है, बीच बीच में ब्लॉक आपका देखेंगे कटे फटे हैं, तो याद रखना पड़ेगा क्या है, असतत रेखा है। क्लियर है, ये याद रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट एग्जाम में आता है। तो देखेंगे जो रेखा है वो देखेंगे बीच में ब्लॉक हुआ है, देखेंगे इस तरीके से, तो असतत आपका क्या है, रेखा है। ठीक है, विस्तार की बात करेंगे तो कहां से कहां तक है, तो आपका पश्चिम बंगाल उड़ीसा सीमा पर स्वर्ण रेखा नदी से लेकर, तो याद रखना पड़ेगा विस्तार क्या है भाई, ये याद रखना पड़ेगा स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर आपका कहां तक, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा के सीमा से लेकर देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी है और वहीं से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पूर्वी तटी का जो विस्तार है स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। क्लियर है, ठीक। अब देखते हैं क्या, चौड़ाई की बात करें तो ये देखेंगे इसका जो औसत चौड़ाई है वो कितना है, 120 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कि देखेंगे कि ये कहां से ज्यादा चौड़ा है भाई, आपके जो पश्चिमी जो आपके तटीय मैदान है उसकी तुलना में जो पूर्वी तटीय मैदान है वो ज्यादा चौड़ा है, वो क्या है, ज्यादा चौड़ा है। हालांकि वे डेल्टा क्षेत्रों में 200 किलोमीटर यानी कि जो डेल्टा क्षेत्र रहेगा
तो हमको पता है कि आपके जो अरब सागर में जाती है जो नदियां, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करते हैं, डेल्टा का निर्माण आपके नहीं करती। तो इसके वजह से देखेंगे आपका चौड़ाई कम हो जाता है तटीय क्षेत्र का। ये देखेंगे डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टा वाले यानी कि देखेंगे रेत बहाकर वहां पर छोड़ देगी, तो डेल्टा वाले क्षेत्रों में देखेंगे 200 किलोमीटर तक चौड़ा है। क्लियर है? जहां पर डेल्टा है तो देखेंगे आपके कहां कौन सा नदी मुख्य रूप से देखेंगे भाई, तो आपके जितने भी प्रमुख नदी है दक्षिण भारत की, या देख लेंगे आपके महानदी जो जाती है उड़ीसा से होकर, महानदी जाती है वो भी आपका डेल्टा बनाती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारे के सारे नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। क्लियर है? तो देखेंगे कि डेल्टा वाले क्षेत्र में देखेंगे चौड़ा और अधिक हो जाता है, और अधिक क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाएगा। कुल मिलाकर देखेंगे वे पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा और अधिक व्यापक है। ये हमको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ये स्टेटमेंट हम लोग का आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि भाई ये जो तटीय क्षेत्र है, ये जो तटीय क्षेत्र है इसके बारे में समझते हैं। आप लोग डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि आपका क्या उत्कल तट है, ये देखेंगे आपका आंध्रा तट जिसको क्या उत्तरी सरकार बोलते हैं, और ये देखेंगे तमिलनाडु का देखेंगे क्या है? कोरोमंडल आपका तट कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण देखेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी, है ना। अभी जस्ट मैंने बताया कि भाई इन नदियों की वजह से, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी जो है इसके द्वारा जलोढ़ जो मृदा है उसके बहाव की वजह से लाकर देखते हैं तटीय क्षेत्र में लाकर इकट्ठा कर देगा, तो भराव के परिणाम स्वरूप देखेंगे इस प्रकार के कुछ बड़े डेल्टा भी शामिल हैं। तो इन्हीं की वजह से देखेंगे जो बहा कर लाएंगे रेतीली मिट्टी, जो मिट्टी बहा के लाएंगे जलोढ़ मृदा, वो आकर इकट्ठा हो जाती है ना भाई। अब डेल्टा का निर्माण क्यों करती है? क्योंकि देखेंगे कि यहाँ पर जो ढाल है वो देखेंगे सामान्य हो जाती है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो हम लोगों ने आपका प्रायद्वीपीय पठार देखा है कि भाई आपके देखेंगे वेस्टर्न घाट में देखेंगे जो पश्चिम की ओर जो ढाल रहेगा वो तीक्ष्ण रहेगा, और इधर जो ढाल रहेगा पूर्वी क्षेत्र में वो ढाल आपका क्या रहेगा? सामान्य रहेगा, जिसकी वजह से देखेंगे कि जो नदी का बहाव वो सामान्य रहता है, और इसी के कारण जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाएंगे वो तटीय क्षेत्र में लाकर छोड़ देंगे। ठीक है, तटीय क्षेत्र में लाकर छोड़ देंगे। वही देखेंगे कि आपके पश्चिमी क्षेत्र का जो नदियां हैं वो अपने साथ मिट्टी जो लाती हैं वो डायरेक्ट समुद्र में लाकर गिरा देती हैं, समुद्र में लाकर क्या कर देंगे? गिरा देंगे, जिसकी वजह से देखेंगे आपके जो पश्चिमी क्षेत्र का जो नदियां हैं जो पश्चिम में जाकर मिलती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, और ये लोग क्या करते हैं? डेल्टा का आपका निर्माण करते हैं। प्रकृति की बात करते हैं तो याद रखिए प्रकृति देखेंगे उभरी तटीय रेखा का उदाहरण है ना। आपका जो तटीय रेखा है वो क्या? उभरा हुआ है। क्लियर है? अब देखते हैं क्योंकि तटीय जो क्षेत्र है वो उभरा हुआ है, जिसकी वजह से देखेंगे जो बंदरगाह है तो बंदरगाह के लिए विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थिति प्रदान नहीं करती। तो याद रखिए ये वाला जो पॉइंट है ये भी हम लोग के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पश्चिमी तटीय क्षेत्र देखेंगे उथला यानी कि जल भराव क्षेत्र है, जिसकी वजह से देखेंगे बंदरगाह निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति प्रदान करती है। और ये देखेंगे ये आपका जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है ये उथला हुआ है, जिसके वजह से देखेंगे कि ये बंदरगाह निर्माण के लिए प्राकृतिक परिस्थिति प्रदान नहीं करती। क्लियर है? अब देखते हैं क्या एक एक करके जो तटीय क्षेत्र है विस्तार को हम लोग समझते जाते हैं, है ना, विस्तार को समझते जाएंगे। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी सरकार, तो उत्तरी सरकार किसको बोलेंगे? उत्तरी सरकार देखेंगे महानदी देखेंगे और कृष्णा नदी के बीच स्थित पूर्वी तटीय मैदान को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। महानदी से लेकर कहां? कृष्णा नदी के विभाजन के हिसाब से देखेंगे तो महानदी से लेकर आपका भाई याद रखना पड़ेगा कृष्णा नदी के जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, कर्नाटक यानी कि देखेंगे कृष्णा और देखेंगे कावेरी नदी, ठीक है, ये उसके भाग हैं। तो याद रखना पड़ेगा कि कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में जो स्थित पूर्वी तटीय मैदान है उसको कर्नाटक के नाम से जाना जाता है ना, उसको कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। तो केवल नदी का नाम याद रखना है और जो नामकरण किया गया उसको याद रखना है। तो कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इनके बीच जो स्थित है उसको क्या बोला जाएगा? तो कर्नाटक नाम से जाना जाता है। तो केवल हमको विस्तार याद रखना है कि कृष्णा नदी से कावेरी नदी, कृष्णा नदी से कावेरी नदी के बीच को कर्नाटक नाम से जाना जाएगा। वही देख रहे हैं कि महानदी से लेकर कृष्णा नदी, महानदी से लेकर कहां तक? कृष्णा नदी, इसको क्या बोला जाएगा? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? देखेंगे
उपभाग में देखेंगे उत्कल मैदान। क्या है? उत्कल मैदान। ठीक है, तो उत्कल मैदान देखेंगे, उत्कल मैदान महानदी डेल्टा सहित उड़ीसा का तटीय क्षेत्र कहलाता है। महानदी जो डेल्टा क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? उत्कल मैदान कहलाता है। ठीक है, उत्कल तटीय मैदान उड़ीसा का तटीय क्षेत्र का भाग है। क्लियर। और देखेंगे गंगा के डेल्टाई मैदान से लेकर महानदी के डेल्टाई मैदान तक आपका क्या है? इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। तो कहां से शुरू होगा? तो गंगा डेल्टा से लेकर महानदी डेल्टा तक, गंगा डेल्टा से लेकर कहां तक? महानदी डेल्टा तक इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। और इस क्षेत्र में देखेंगे एक प्रसिद्ध चिल्का झील है। क्या है? प्रसिद्ध चिल्का झील है, जो आपका एक लैंगून झील है। ठीक है, यानी कि आपका डेल्टा की वजह से जो रेतीला भाग आकर देखेंगे कि समुद्र का पानी को, कुछ भाग को समुद्र भाग से अलग कर देगा, तो एक झील का निर्माण होगा जिसको बोला जाता है डेल्टा, आपका चिल्का झील बोला जाता है। तो इस क्षेत्र में देखेंगे क्या है? आपका चिल्का झील है। ठीक है, और यह झील भारत की सबसे बड़ी झील है। यह देखेंगे, यह झील जो है चिल्का झील है, वो भारत की सबसे बड़ी झील है। क्लियर है। तो ये क्या है? आपका उत्कल मैदान। ये क्या हो जाएगा? उत्कल मैदान। तो गंगा का डेल्टा से लेकर महानदी के डेल्टा क्षेत्र को क्या बोलेंगे? उत्कल मैदान के नाम से जानते हैं। क्लियर। देखेंगे आंध्रा का मैदान। तो आंध्रा का मैदान देखेंगे कि उत्कल मैदान के दक्षिण में स्थित है और पुलिकट झील तक फैला हुआ है। और पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील आपका देखेंगे तमिलनाडु और देखें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है। ठीक है, पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और आपके देखेंगे कहां तक? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो बॉर्डर में वो पड़ता है। तो उत्कल मैदान के दक्षिण में है और पुलिकट झील तक इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। ठीक, इस मैदान की जो मुख्य विशेषता क्या है? तो गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा से निर्माण हुआ है। तो आंध्रा जो आपके आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है उसका निर्माण क्या हुआ है? तो गोदावरी और कृष्णा नदी के कारण, गोदावरी और कृष्णा नदी के कारण क्या हुआ है? तो आंध्रा के मैदान का निर्माण आपका हुआ है। क्लियर है। बात करेंगे कि यह हिस्सा मोटे तौर पर सीधा तट है और इसमें कोई महत्वपूर्ण है ना इंडस्ट्रियल नहीं होता। इससे देखेंगे बंदरगाह का विकास बहुत मुश्किल होता है, बंदरगाह का विकास मुश्किल होता है। तो वैसे तो हम लोग पढ़ें कि पूरा का पूरा जो पूर्वी तट है उसमें बंदरगाह के लिए उपयुक्त नहीं है, पूरा का पूरा देखेंगे बंदरगाह के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी देखेंगे इस हिस्से में कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, फिर भी देखेंगे कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। और वो कौन हो जाएगा? विशाखापत्तनम, मछलीपत्तनम, ये क्या है? बंदरगाह है। ये क्या है? आपके बंदरगाह है। तो याद रखना पड़ेगा कि पूर्वी तट जो है वो बंदरगाह के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी देखेंगे कुछ बंदरगाह है जिसको बोलते क्या? विशाखापत्तनम, और देखेंगे क्या? मछलीपट्टनम के इस नाम से जानते हैं। प्रमुख आपके क्या? बंदरगाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु के मैदान के बारे में, देखते हैं। तो तमिलनाडु का मैदान देखिए कहां से कहां तक विस्तार है। तो तमिलनाडु का जो मैदान है वो पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक, कहां तक देखेंगे? तो पुलिकट झील से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और देखेंगे ये किसका निर्माण किसके वजह से हुआ है? तो इस मैदान का जो निर्माण है वो देखेंगे कावेरी डेल्टा की वजह से हुआ है। इस मैदान का निर्माण क्या हुआ है भाई? कावेरी डेल्टा की वजह से हुआ है। क्लियर है। वहां पर देखेंगे कि आपका जो उत्कल का मैदान था, उड़ीसा क्षेत्र था, वो महानदी के डेल्टा की वजह से निर्माण हुआ है। आपका आंध्रा का मैदान देखेंगे तो आंध्रा का मैदान देखेंगे गोदावरी और कृष्णा की वजह से आपका हुआ है। और आपके तमिलनाडु का जो मैदान है उसका निर्माण किसके कारण हुआ है? तो कावेरी डेल्टा की वजह से हुआ है। क्या हुआ है भाई? कावेरी डेल्टा की वजह से आपका हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे उपजाऊ मिट्टी और बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधा से देखेंगे कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है। ठीक है, तो कावेरी डेल्टा को याद रखना पड़ेगा कि कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि दक्षिण भारत में देखेंगे कौन सा जो क्षेत्र है अन्न के भंडार के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा कौन? कावेरी डेल्टा। कौन हो जाएगा आपका? कावेरी डेल्टा। क्लियर। देखेंगे अब ये क्या है? पश्चिमी तट है और देखेंगे पूर्वी तट है। इन दोनों की तुलना हम लोग को एक बार देखना पड़ेगा एग्जाम में, इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक नजर देखना पड़ेगा। कुछ नहीं है, जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है वही सारी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखेंगे कि ये वाला भाग जो है वो क्या है? सकरा है, और ये देखेंगे क्या है? व्यापक है। तो पूर्वी तट ज्यादा चौड़ा है। हम लोगों ने देखा कि समानता औसतन देखेंगे ये कितना चौड़ा है? 120 किलोमीटर।
और आपके डेल्टा वाले क्षेत्र में लगभग 200 किलोमीटर तक चला जाता है। और ये देखेंगे तो सकरा है लगभग 50 किलोमीटर तक है ये। क्लियर। पश्चिमी घाट के विभिन्न पर्वतों से घिरा है और देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर लगातार क्या है, लगातार आपका क्या है, यानी कि एक कम आपका, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र यहां पर कम देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। नदियां देखेंगे ज्वार नद मुख बनाती है, ज्वार नद मुख आपकी बनाती है। और यहां पर देखेंगे क्या बनाते हैं भाई, डेल्टा बनता है। वहां पर क्या बनेगा, एस्चुरी बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, डेल्टा। मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि यहां पर क्या बनता है, एस्चुरी बनता है, जिसको ज्वार नद मुख कहा जाता है। यहां पर देखेंगे नदियां जो बनाती है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। बंदरगाह के निर्माण का समर्थन करती है। और देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, देखेंगे भाई कि जो आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र है वो बंदरगाह के निर्माण के लिए पक्ष में नहीं है, क्योंकि इनके पास विस्तृत महाद्वीपीय क्या है, शेल्फ पाए जाते हैं। तो बंदरगाह के निर्माण के लिए उपयुक्त आपका नहीं है। क्लियर। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से देखेंगे भारी मात्रा में क्या होगी, वर्षा होगी। यहां पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम दोनों मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र में वर्षा किसकी वजह से, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से वर्षा होगी। और यहां पर देखेंगे उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम दोनों के कारण देखेंगे वर्षा यहां पर होती है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट ये भी आपका क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट के रूप में। क्लियर है। देखेंगे कि अधिकांशतः क्या है, चट्टानी है। हालांकि कोंकण तट पर नदियां और मालाबार तट पर देखेंगे आपको क्या मिलता है, जल देखने के लिए मिलता है। अधिकांश क्षेत्र क्या है, चट्टानी है। और यहां पर देखेंगे अधिकांश जो क्षेत्र है वो क्या है, रेतीली है। तो याद रखिएगा कि इसका अधिकांश जो क्षेत्र है वो क्या है, चट्टानी है, क्योंकि रेत ज्यादा जमा नहीं होता। तो अधिकांश क्षेत्र क्या है, चट्टानी है। और इसी वजह से तो क्या बनता है, इसी वजह से तो आपका क्या बनेगा भाई, बंदरगाह बनेगा। और ये देखेंगे अधिकांश क्षेत्र क्या है, रेतीली है। और रेत के टीले और लैंगून बनते हैं। रेत के टीले और आपका क्या बनेगा, लैंगून बनेगा। तो लैंगून के लिए उपयुक्त, यानी कि लैंगून झील के लिए, लैंगून के लिए उपयुक्त जो तटीय क्षेत्र है वो हो जाएगा पूर्वी तटीय क्षेत्र। ठीक है। और आपको देखेंगे कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में ज्यादा लैंगून का निर्माण नहीं होता, केवल हम लोग देखेंगे कहां, केरल वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र, और आपका क्या हो जाएगा भाई, पूर्वी तटीय क्षेत्र का मैदान, है ना। इसमें से इतने तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ साथ देखेंगे कि हम लोग आने वाले समय में आपके आगे हम लोग क्या ला रहे हैं, भी एमसीक्यू सीरीज ला रहे हैं, वहां पर इसके संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं क्या, कि समुद्र क्षेत्र में पड़ने वाले प्रमुख द्वीप के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो द्वीप क्या होते हैं, तो महाद्वीप से छोटे कोई भी भूमि क्षेत्र जो पूरी तरीके से पानी से घिरा हो, जो पूरी तरीके से क्या हो, पानी से घिरा हो, वो वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका द्वीप कहलाता है। ठीक है। तो द्वीप देखेंगे महासागरों, समुद्रों, झीलों और नदियों से हो सकते हैं। तो द्वीप समूह देखेंगे कहां कहां, महासागर में, समुद्र में, झील में और नदी में भी हो सकते हैं। तो हम लोग में देखेंगे भाई महासागर और सागर, और देखिए नदी द्वीप भी हम लोग में उपस्थित है। क्लियर है। देखते हैं कि प्रमुख द्वीप समूह में देखेंगे सबसे प्रमुख जो द्वीप समूह है वो हो जाएगा क्या, अंडमान निकोबार आपका द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है। देखेंगे बंगाल की खाड़ी में, क्लियर, देखते हैं कि क्या है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका स्थित है, जिसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये भारत का, देखेंगे क्या है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कुल द्वीपों की संख्या, कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 572 है। तो याद रखना पड़ेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 572 है, संख्या याद रखने पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे कि कुल द्वीपों की संख्या कितनी है भाई, 572 है। और तथा देखेंगे भाई एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे भाई सर्वोच्चतम जो चोटी है जिसको बोला जाता है क्या, सैडल पीक बोला जाता है। तो याद रखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की देखेंगे जो सर्वोच्चतम चोटी है वो कौन है, आपका सैडल पीक। ऊंचाई हो जाएगा 732 मीटर। क्लियर है। ऊंचाई की बात करेंगे तो 732 मीटर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कहलाएगा भाई सैडल पीक, और उसकी ऊंचाई है 732 मीटर है। ठीक है। और देखेंगे इसी क्षेत्र में क्या मिलेगा, बैरन द्वीप देखने के लिए मिलेगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप का हिस्सा क्या है,
बैरन द्वीप है, जो भारत का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है ना। एकमात्र क्या देखेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी देखेंगे। और एक और द्वीप पड़ेगा जिसको बोलेंगे क्या, नारकोंडम द्वीप, जिसमें देखेंगे क्या, सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है वो कौन हो जाएगा, बैरन द्वीप। वो कौन सा हो जाएगा आपका, बैरन द्वीप। क्लियर है। और समझते हैं, तो निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो हिमालय के दक्षिण भाग का निमज्जन है। हिमालय का देखेंगे दक्षिण भाग का क्या है, तो दक्षिण भाग का क्या है, ये निमज्जन है। और ज्वालामुखी उद्भेदन की वजह से, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा कि भाई ज्वालामुखी उद्भेदन की वजह से देखेंगे इसका निर्माण हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन की वजह से हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो याद रखिएगा कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखेंगे कि हिमालय का दक्षिणी भाग का विस्तार के निमज्जन से हुआ है। और साथ ही साथ इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी उद्भेदन की वजह से इसका निर्माण आपका हुआ है। कौन सा भाई, तो अभी जस्ट हम लोग मैंने बताया कि बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, यहां पर देखेंगे ज्वालामुखी आपके क्या है, क्षेत्र है, जिसमें से आपका बैरन द्वीप वाला जो क्षेत्र है वो आपके सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। और नारकोंडम जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है। क्या है आपका, सुसुप्त ज्वालामुखी है। प्रवाल भित्ति पाई जाती है ना, यानी कि कोरल लीफ पाई जाती है। तो ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोरल लीफ पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तो कोरल लीफ क्या है कि जो आपके छोटे छोटे जीव जंतु हैं जिनके वजह से देखेंगे उनके मरने की वजह से आपका निमज्जन होता है, उनका क्या हो जाता है, उनका संगठन होता है। और बढ़ने की वजह से छोटे छोटे जीव के बनने से एक क्या बनता है, कोरल पत्थर का निर्माण होता है, जिसको बोलेंगे क्या, कोरल रीफ बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोला जाता है। तो प्रवाल भित्ति यहाँ पर निर्माण आपका होता है ना। और इसी प्रवाल भित्ति से निर्माण किसका हुआ है, इसी प्रवाल भित्ति से आपका निर्माण हुआ है कौन सा, लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप का निर्माण किसी ज्वालामुखी उद्भेदन की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि किससे हुआ है, कोरल रीफ की वजह से आपका उनका निर्माण हुआ है। क्लियर है। जलवायु की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु की बात करें तो देखेंगे यहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर देखेंगे आपका क्या पड़ता है, आपके कौन सा वाला, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। क्या आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जिसकी वजह से देखेंगे वर्षा जो होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहां पर होती है। सदाबहार व घने वन मिलेंगे क्योंकि अधिक वर्षा हो रही है। तो जहां पर भी देखेंगे भाई 200 मीटर से अधिक वर्षा होगी, ऐसे क्षेत्र में क्या होगा भाई, सदाबहार वन देखने को मिलेगा। तो सदाबहार इसलिए देखेंगे आपके कहां मिलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसी तरीके से बात करें तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर क्या मिलेगा, सदाबहार वन देखने के लिए मिलेगा। और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है भारत में, तो पूर्वोत्तर राज्य देखते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य में भी देखेंगे आपका क्या मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे। तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में क्या मिलेंगे, सदाबहार वन देखने के लिए मिलेंगे। तो सदाबहार और घने वन देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि वर्षा क्या होती है, वर्षा आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहां पर होती है। ठीक है। अब देखेंगे वर्षा अधिक हो रही है, सदाबहार वन पाए जा रहे हैं, घने वन है, तो जाहिर सी बात है जैव विविधता पाई जाएगी, डायवर्सिटी आपको मिलेगा। तो देखेंगे भाई डायवर्सिटी सेंटर है, क्या है, डायवर्सिटी सेंटर है। और देखेंगे जो सुंडा लैंड देखने के लिए मिलता है, क्या, तो आप लोग देखते हैं कि आपके हॉटस्पॉट क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। तो हॉटस्पॉट क्षेत्र जो सुंडा लैंड आपका हॉटस्पॉट क्षेत्र है वो कहां देखने के लिए मिलेगा, तो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने के लिए मिलता है। क्लियर है कि जैव विविधता का क्या है, केंद्र है, जैव विविधता का क्या है, केंद्र है। और देखते हैं कि आपके पूरे विश्व में 8 आपके क्या है, हॉटस्पॉट क्षेत्र है, उसमें से एक हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या है आपका, सुंडालैंड। कहां पड़ेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में तो 4 क्षेत्र आते हैं, भारत में कितने आएंगे, तो 4 आपके क्षेत्र आते हैं। क्या मिलेंगे, मैंग्रोव वनस्पति भी मिलेंगे। याद रखिए कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या मिलेंगे, तो मैंग्रोव वनस्पतियां भी यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। मैंग्रोव वनस्पति और कहां देखने के लिए मिलेंगे, तो मैंग्रोव वनस्पति आपको कहां पर, तो आपके गंगा के डेल्टाई क्षेत्र जिसको सुंदरवन बोला जाता है, सुंदरवन का डेल्टा। तो याद रखिए कि मैंग्रोव वन और कहां देखने को मिलेगा, तो सुंदरवन के डेल्टा में देखने के लिए मिलेगा। जो गंगा नदी का क्या है, डेल्टाई क्षेत्र है, गंगा नदी का क्या होगा भाई, डेल्टाई क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर, आ रहा है समझ में, है ना। अब देखते हैं क्या मुख्य तथ्य देखते हैं, क्या देखेंगे भाई कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का क्या है, विस्तार है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का क्या है, विस्तार है। तो अराकान योमा पर्वत क्या है, तो अराकान योमा पर्वत आपका देखेंगे भारत और म्यांमार
के बीच में जो प्राकृतिक विभाजन करता है, जो श्रेणी आपका विभाजन करता है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर पूरा मिजोरम तक जो पहाड़ी आपका फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश आपका देखेंगे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये जो विस्तार देखने के लिए मिलेगा, जो हमको प्राकृतिक विभाजन के तौर पर काम करेगा, जो पहाड़ी है उसको बोलते हैं क्या, अराकान की पहाड़ी। क्या बोलते हैं, अराकान की पहाड़ी। उसी अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का विस्तार कौन है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुछ द्वीप ज्वालामुखी सक्रियों द्वारा निर्मित है, कुछ जो द्वीप है वो ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है, तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है। ठीक है, याद रखेंगे कि कोको चैनल तो देखेंगे कि आपका जो म्यांमार क्षेत्र है और देखेंगे अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है वो जो अलग करता है, यानी कि म्यांमार और देखेंगे भारत, ये भारतीय क्षेत्र है, उसको अलग करने वाले चैनल को क्या बोलेंगे, कोको चैनल बोलते हैं। तो म्यांमार के कोको द्वीप, म्यांमार के कौन सा, कोको द्वीप, और भारत के कौन सा, उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य में कौन सा है, कोको चैनल है। एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कोको चैनल किसके किसके बीच में है भाई, तो याद रखिएगा कि आपके भारत और म्यांमार के बीच में, किसके किसके, भारत और म्यांमार के बीच में। अगर द्वीप की बात करें कि कौन से द्वीप के बीच में है, तो कोको द्वीप और आपका देखेंगे कौन सा, उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप और आपका उत्तरी अंडमान। तो यहां पर देखेंगे, देखने के लिए मिल जाएगा आप लोग को, डायग्राम में यहां पे दिया है, क्या है ये, कोको चैनल। ये क्या है आपका, कोको चैनल। ऊपर में क्या है आपका, तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा भाई, कोको द्वीप है। तो यहां पर देख लीजिए, है ना, यहां पर हम यहां पे बना लेते हैं क्या, ये कोको चैनल, ये क्या है आपका, कोको द्वीप है, ये आपका क्या है, कोको द्वीप है। क्लियर है। और देखेंगे यहां से बीच से जो जाएगा, यहां से हम लोग देखेंगे जो बीच से जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, कोको चैनल। कोको आपका देखेंगे चैनल, कोको चैनल मतलब क्या, बीच का रास्ता, है ना, दो आपके द्वीप की जगह से देखेंगे बीच का जो पानी वाला रास्ता है उसको क्या बोलेंगे, चैनल बोलेंगे। नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में आपका हो जाएगा, नीचे वाला जो क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये हम लोग देख रहे हैं क्या, उत्तरी अंडमान। तो ये हो जाएगा क्या, उत्तरी अंडमान। नीचे वाला क्या हो जाएगा, उत्तरी अंडमान। क्लियर है। तो इसके बीच का जो चैनल है वो क्या कहलाएगा, कोको चैनल कहलाता है। ठीक है, एग्जाम में आता है, बहुत आईएमपी है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डंकन मार्ग, क्या है आपका, डंकन मार्ग। तो दक्षिणी अंडमान, क्या है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। क्लियर, दक्षिणी अंडमान और देखेंगे क्या आपका, लघु अंडमान, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, डंकन पास बोलते हैं। तो ये देख रहे हैं आप लोग डायग्राम में, ये क्या है, डंकन पास, ये क्या है आपका, डंकन पास। दक्षिणी अंडमान और देखेंगे लघु अंडमान, यानी कि लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, डंकन पास है, इनके बीच में क्या है, डंकन पास है। तो ये वाला हिस्सा क्या है, अंडमान, और ये वाला हिस्सा क्या है, निकोबार। ये वाला हिस्सा अंडमान और ये वाला हिस्सा क्या है, निकोबार। तो दक्षिणी अंडमान और देखेंगे आपका छोटा यानी लघु अंडमान के बीच में क्या है, तो डंकन मार्ग है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई डंकन मार्ग किसको अलग करती है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को क्या करती है, अलग करती है। क्लियर है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। क्लियर है। तो देखेंगे 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री जो आपका क्या है, चैनल है, तो ये हम लोग ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये है आपका डंकन पास और ये क्या है आपका 10 डिग्री चैनल। तो देखेंगे भाई अंडमान और निकोबार को जो अलग करती है वो क्या हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, याद रखिए। तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित कौन है, तो देखेंगे लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य, है ना। और देखेंगे क्या है भाई, ये लघु अंडमान और कार निकोबार। तो द्वीप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, और अगर अंडमान और निकोबार के बीच को अलग करने वाला जो है तो 10 डिग्री चैनल। तो दोनों फैक्ट हमको याद में रखना पड़ेगा कि भाई आपके जो अंडमान है उसका दक्षिणतम हिस्सा क्या हो जाएगा, लघु अंडमान, और जो निकोबार का उत्तरी हिस्सा क्या हो जाएगा, कार निकोबार। क्या हो जाएगा आपका, कार निकोबार। क्लियर है। अब देखते हैं क्या अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति, अंडमान निकोबार की क्या है, प्रमुख जनजाति। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अंडमानीज
अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटलीज। तो ये सेंटलीज तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, सेंटलीज। देखेंगे सोमपेन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटलीज और सोमपेन, सोमपेन, ठीक है। पहली बार चुनाव में भाग लिया कौन सा? ओंग और जारवा, ओंग और जारवा जनजाति। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखेंगे आपके 2014 में 16वीं लोकसभा में देखेंगे पहली बार चुनाव में भाग कौन सा जनजाति लिया है? ओंग और जारवा, ओंग और जारवा। तो देखेंगे अंडमानीज, निकोबारीज, आपका देख लेंगे क्या? सेंटलीज, सोमपेन, ओंग और जारवा। ये सारे जनजाति कहां देखने के लिए मिलेंगे? तो ये सारे जनजाति आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या ग्रेट या महान चैनल, ग्रेट या महान चैनल किसको अलग करता है? तो ग्रेट और महान चैनल देखेंगे ग्रेट निकोबार, किसको भाई? तो ग्रेट आपका निकोबार, तो ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से के बीच में है आपका। तो ये क्या है आपका? ग्रेट चैनल नीचे में, और नीचे में क्या है आपका? नीचे में आपका क्या है? इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का क्या? सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का क्या? सुमात्रा द्वीप। तो ग्रेट चैनल आपको देखेंगे या तो भारत और आपका देखेंगे इंडोनेशिया। अगर पूछा जाए भारत और इंडोनेशिया के मध्य में कौन सा चैनल है, तो बताना है कि ग्रेट चैनल है। और द्वीप की बात करें तो ग्रेट निकोबार और देखेंगे इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। क्लियर है? अब देखते हैं क्या वीर सावरकर जो सेल्यूलर जेल है, वीर सावरकर जो सेल्यूलर जेल है तथा वीर सावरकर देखेंगे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो याद रखिएगा, ये भी हमको फैक्ट याद रखना है कि वीर सावरकर सेल्यूलर जेल और वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो देखेंगे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। नारकोंडम ज्वालामुखी, तो मैंने जस्ट अभी बताया नारकोंडम आपका देखेंगे ज्वालामुखी, तो उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित, उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी है। भारत का देखेंगे एकमात्र क्या हो जाएगा? सुसुप्त ज्वालामुखी आपका क्या हो जाएगा? नारकोंडम ज्वालामुखी है मेरे भाई। क्लियर? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? ठीक, अब बात करते हैं अगले द्वीप समूह की बात करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग ने देखा है कि इसमें आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आ रहा है समझ में? सबको क्लियर हो रहा है ना? तो याद रखिएगा, क्योंकि जितना हम लोग ने देखना है उसमें से एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा, उतना पढ़ लेंगे सफिशिएंट है आप लोग के लिए एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप देखेंगे अरब सागर में स्थित है, केरल के मालाबार तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, और देखेंगे 36 द्वीप का समूह है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीप समूह, 572 द्वीप का क्या था? समूह था। ये क्या है? 36। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो प्रवाल निक्षेपों से। मैंने बताया ना, प्रवाल निक्षेपों से अभी जस्ट डिस्कस किए थे। ठीक है, जहां पर एटाल प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है, एटाल प्रकार की जो प्रवाल भित्ति है वो पाई जाती है। राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है? करवती। राजधानी क्या है? करवती है। उसकी राजधानी क्या थी भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो पोर्ट ब्लेयर थी। क्या थी? पोर्ट ब्लेयर थी। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जहां पर मैंने बताया 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो क्या मिलेगा? सदाबहार वन देखने के लिए मिलेगा। तो देखेंगे आपके लक्षद्वीप में भी वर्षा जो होगी वो क्या होगा? 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, जिसके वजह से देखेंगे यहां पर क्या मिलेगा भाई? सदाबहार वन देखने के लिए मिलता है, सदाबहार वन देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? ये देखेंगे स्थिति है किसका? आपके लक्षद्वीप का। तो हमको जानना क्या है इस द्वीप समूह में? हमको जानना है क्या कि भाई ये चैनल जो अलग करती है, ये जो चैनल है वो क्या करती है? अलग करती है। तो देखेंगे यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है? लक्षद्वीप है। यहां से लेकर यहां तक क्या है? लक्षद्वीप है। क्लियर है? और देखेंगे कि लक्षद्वीप का जो अमिनी द्वीप है, लक्षद्वीप का जो अमिनी द्वीप है, और देखेंगे लक्षद्वीप का लक्षद्वीप है, ठीक है, उसको अलग कौन करती है? तो देखेंगे आपका 11 डिग्री चैनल। ठीक है, तो देखेंगे आपका अमिनी द्वीप और देखेंगे कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप को अलग करने वाली जो चैनल है उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको याद रखिएगा, उसको बोलते हैं क्या? 11 डिग्री चैनल। वही बात करें कि भाई आपका 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और किसको को? लक्षद्वीप को।
ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, समूह है। अब देखते हैं क्या अमीनी द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करती 11 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करती 9 डिग्री चैनल, और मिनी काय को देखेंगे मालदीव से अलग करती है कौन सा, 8 डिग्री चैनल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या देखेंगे कि मालदीव और भारत के बीच को अलग करने वाला चैनल कौन है, तो 8 डिग्री चैनल। या मालदीव या आपका देखेंगे लक्षद्वीप समूह को अलग करने वाली जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि 8 डिग्री, 9 डिग्री और देखेंगे 11 डिग्री चैनल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्य फैक्ट की बात करें तो मैंने जस्ट अभी बताया 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो देखेंगे 8 डिग्री चैनल जो है वो देखेंगे आपका क्या है ना, वो देखेंगे क्या आपका मालदीव को भारत के मिनी काय द्वीप से अलग करती है, मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है। मिनी काय द्वीप से जस्ट अलग करती मैंने बताया। 9 डिग्री चैनल है वो मिनी काय द्वीप को क्या कैनानोर द्वीप से अलग करती है, या मैंने मिनी काय को देखेंगे आपका बोले जाए क्या लक्षद्वीप से अलग करती है। 11 डिग्री चैनल कैनानोर द्वीप समूह को देखेंगे अन्य आपका अमेनी द्वीप से क्या करती है, अलग करती है, अमेनी द्वीप से अलग करती है। करावती देखेंगे लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है। करावती देखेंगे लक्षद्वीप की क्या है, राजधानी है, ये याद रखना है, ठीक है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्या कि लक्षद्वीप जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी और देखेंगे कि आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखेंगे सबसे छोटा आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में 95% जनसंख्या केरल से लाए गए सैफी मुस्लिम समुदाय की है, सैफी मुस्लिम समुदाय की है। तो याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में 95% जो जनसंख्या है वो केरल से लाए हुए सैफी मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। उच्च न्यायालय जो है वो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखेंगे भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप को हम लोग समझते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इनमें से कुछ कुछ तो हम लोग ने देखा है अभी जस्ट। तो भारत के देखेंगे विभिन्न तटीय जो तट में उपस्थित जो द्वीप है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, न्यू मूरद्वीप, नाम सुने होंगे है ना, न्यू मूरद्वीप। तो न्यू मूरद्वीप जिसे देखेंगे क्या बोला जाता है, पूर्वासा, क्या बोला जाता है, पूर्वासा, या साउथ तलपट्टी द्वीप भी के नाम से भी जाना जाता है। कहां है भाई, तो बंगाल की खाड़ी में है। कहां है, तो बंगाल की खाड़ी में है। और देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ब्रह्मा जो आपका गंगा है और ब्रह्मपुत्र नदी है उसके डेल्टा के क्षेत्र पर एक देखेंगे छोटा सा जो निर्जन क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं भाई, न्यू मूरद्वीप बोला जाता है, न्यू मूरद्वीप बोला जाता है। बस इतना जानना है और कुछ नहीं। अगला देखेंगे क्या हो जाएगा, है ना, अगला देखेंगे बस उसके बारे में इतना जान लेंगे आपके लिए काफी है। कहां है बस जानना है हमको, सागर द्वीप। तो इसे क्या बोलते हैं, गंगा सागर या सागरी द्वीप के नाम से जाना जाता है, गंगा सागर या सागरी द्वीप के नाम से जाना जाता है। कहां मिलेगा, तो गंगा के डेल्टा का एक द्वीप है, गंगा का डेल्टा का क्या एक द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में महाद्वीपीय शेल्फ से में स्थित है। क्लियर है। हुगली नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा के सबसे बड़े द्वीप में से एक है। याद रखिएगा, हुगली नदी के मुहाने पर देखेंगे सुंदरवन डेल्टा का सबसे बड़ा एक द्वीप में से एक है कौन सा, आपका सागर द्वीप, जिसको क्या बोलते हैं भाई, गंगा सागर बोला जाता है, गंगा सागर बोला जाता है। तो धार्मिक स्थल के हिसाब से, धार्मिक मान्यता के हिसाब से महत्वपूर्ण है। बोला जाता है कि सब सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। यह द्वीप देखेंगे पश्चिम बंगाल के 24 परगने जिलों के अंतर्गत आता है। सागर द्वीप एक हिंदू तीर्थ स्थल है, मैंने जस्ट अभी बताया, है ना, एक हिंदू क्या है, तीर्थ स्थल है ये आपका, ठीक है। हर मकर संक्रांति के दिन देखेंगे लाखों हिंदू गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर पवित्र स्नान करने के लिए कपिल मुनि मंदिर की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो मकर संक्रांति के दिन याद रखिएगा लाखों हिंदू जो हैं इस दिन क्या करने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। तो धार्मिक मान्यता है किसका, गंगा सागर जो द्वीप है उसका, ठीक है। अबुल कलाम जो आइसलैंड है, अबुल कलाम आइसलैंड, तो देखेंगे इसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा के तट से कुछ एक द्वीप है ना, उड़ीसा के तट पे देखेंगे क्या एक द्वीप है। बस नाम जानिए, इतना आपके लिए काफी है। अधिकांश भारतीय जो मिसाइल है इस मिसाइल परीक्षण सुविधा के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
निकटतम बंदरगाह क्या है, धामरा बंदरगाह। तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा कि उड़ीसा के तट पर स्थित है कौन सा आपका, अबुल कलाम जो आइसलैंड है, जिसको व्हीलर आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। होप आइलैंड, तो होप आइलैंड देखेंगे बंगाल की खाड़ी में काकीनाडा के तट पर, बंगाल की खाड़ी में कहां पर, काकीनाडा के तट पर एक छोटा क्या है, लैंड पोल के आकार का द्वीप है। ठीक है, तो काकीनाडा तट पर आपको देखने के लिए मिलेगा, काकीनाडा तट पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देखेंगे किसकी वजह से बना है भाई, तो गोदावरी नदी के द्वारा लाए गए जो आपके क्या है, रेत की वजह से ये बना हुआ है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे क्या, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी में के तट पर एक अवरोधक द्वीप है जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सर परियोजना बस्ती के में स्थित है। तो याद रखिएगा कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश नेल्लोर जिला के सर परियोजना बस्ती में स्थित है। याद रखिएगा कहां, आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील के समुद्री किनारे पर स्थित है। ठीक है, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई, कि आपका इसरो का देखेंगे लॉन्चिंग स्टेशन एक्सप्रेस देखेंगे द्वारा चेन्नई से जुड़ा है। क्लियर है, तो देखेंगे आपका रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कौन सा हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। ठीक है, बस फैक्ट जानना है थोड़ा मोड़ा इसके बारे में। नारकोंडम, तो नारकोंडम जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, भारत का सबसे पूर्वी द्वीप, भारत का क्या है, भारत का सबसे पूर्वी द्वीप, उत्तरी अंडमान सागर में स्थित एक छोटा सा ज्वालामुखी द्वीप है, एक छोटा सा क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है। और हमको बस याद रखना पड़ेगा कि भाई निष्क्रिय ज्वालामुखी है, निष्क्रिय आपका क्या है, ज्वालामुखी है, ये याद रखिएगा बस। इसके अलावा इसमें और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, लैंडफॉल द्वीप। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लैंडफॉल द्वीप के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो लैंडफॉल द्वीप देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे क्या है, उत्तरी आपका क्या है, द्वीप है। यह कोको चैनल के द्वारा म्यांमार के कोको द्वीप से अलग होती है। म्यांमार के क्या है, कोको द्वीप से क्या होती है, अलग होती है। क्लियर है, बस ये याद रखना है इसके बारे में। ठीक, पंबन द्वीप, क्या याद रखना है, पंबन द्वीप, तो रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। पंबन द्वीप जो है रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। पंबम चैनल द्वारा मुख्य भूमि से भारत से अलग होती है। तो देखेंगे रामेश्वरम द्वीप जो है वो देखेंगे भारत की मुख्य भूमि से कैसे अलग होती है, तो पंबन चैनल के माध्यम से अलग होती है। तो ये वाला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये वाला हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे नारियल पेड़ और ताड़ के भूताय में पाए जाते हैं। मुख्य शहर क्या हो जाएगा, रामेश्वरम। ठीक है, एडम ब्रिज, एडम ब्रिज जिसे राम सेतु कहा जाता है, एडम ब्रिज जिसको क्या बोलते हैं, राम सेतु के नाम से जाना जाता है। पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में क्या है, उपस्थित है। पाक खाड़ी और मन्नार के खाड़ी के बीच में क्या है, उपस्थित है। श्रीलंका के पंबर और मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की आपका एक श्रृंखला है। बस इतना याद रखना पड़ेगा इसके बारे में। क्लियर है, तो देखेंगे राम सेतु के नाम से जानते हैं किसको, एडम ब्रिज को, और पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में क्या है, ये स्थित है। ठीक है, हेयर द्वीप, तो हेयर द्वीप देखेंगे क्या है, थूथुकुड़ी में देखेंगे क्या है, आपका चिदम्बरम नारकोड ट्रम से सटा हुआ है। हेयर द्वीप देखेंगे मन्नार की खाड़ी का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का एक क्या है, हिस्सा है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, याद रखिएगा कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आपका देखेंगे एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे ये कौन सा हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, तो देखेंगे ये हो जाएगा, ये याद रखिए उसका एक हिस्सा है। बस इतना हम लोग को ध्यान में रखना है किसके बारे में, हेयर द्वीप के बारे में। माजुली द्वीप, तो माजुली द्वीप कहां है भाई, आपके असम में है। तो माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह अपनी जैव विविधता के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। हाल ही में माजुली को देखेंगे असम का 35वां जिला घोषित किया गया है ना, तो एक जिला भी इसको घोषित किया है माजुली द्वीप के बारे में। क्लियर है, तो ये आपके क्या है, भारत के प्रमुख द्वीप जो आपके समुद्र में भी यानी कि आपके बंगाल के खाड़ी में और आपके अरब सागर में पड़ने वाले आपके क्या है, द्वीप हैं। और कुछ महत्वपूर्ण आपके द्वीप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और आपके नदी द्वीप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ठीक, आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा,
है ना। अगर अच्छा लगा होगा भाई तो एक बार प्लीज इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।